मैं तो बहुत चकित हूँ कि मैं जिस इंदौर में रहता हूँ, मैं कितनी ही बार, 50 बार कस्तूरबा ग्राम गया होऊंगा, लेकिन इतने विस्तार से उसकी ऐतिहासिकता, उसकी उपलब्धियाँ, और जैसा कि करुण भाई ने कहा कि क्या कठिनाइयाँ, ये सारी की सारी बातें मैंने एकत्रित रूप से भी सुनने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत उल्लेखनीय घटना है और बहुत परिश्रम पूर्वक ये सब तैयार किया गया होगा, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। अब सफलता और सार्थकता से हमने शुरू किया था। अब आप देखिए कस्तूरबा ग्राम कितना सफल और कितना सार्थक, जितना है वो सार्थक है, लेकिन आज सफलता के पैमानों पर वो क्यों पिछड़ रहा है? उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जो सफलता के आज के पैमाने हैं उस पर वो पिछड़ रहा है। मैंने कहा था कि सफलता बहुत सब्जेक्टिव मूल्य है और सार्थकता बहुत सब्जेक्टिव है। एकदम नहीं, लेकिन अधिकांश उसका हिस्सा सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिविटी कई बार हमको तकलीफ भी देती है, लेकिन आज दोनों का जो एक सम्मिलित रूप हमने यहाँ देखा है, ये हमारे लिए विचारणीय और इंस्पायरिंग, और इंदौर में है उस पर गर्व का भी तरह तरह के एंगल्स आज के इस कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों से जुड़ते हैं। मैं अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के राजेंद्र गोयल सहित उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा बिरला अवसर हम सबको यहाँ प्रदान किया, और अनिल भाई ने अपने एंगल से एक विस्तृत पटल पर आज के विषय को प्रस्तुत किया। और हाँ, और कस्तूरबा ग्राम को लेकर उसकी समग्रता के साथ भाई करुण ने उसे यहाँ प्रस्तुत किया। ये एक बहुत ही अनोखा प्रसंग है और अनुभव है। जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद, इंदौर के ही एक इलाके में इस सब की को घटित होते हुए इतिहास में हमने देखा है। अगर आपके मन में कोई इसको लेकर प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ अपनी ओर से कोई बात जोड़ना चाहें, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका स्वागत है। उनको और इंदौर निवासी भी हूँ, और मतलब अभी हूँ, पहले नहीं था। जन्म मेरा उज्जैन से हुआ है और कर्मभूमि मेरी गुजरात रही है। 40 साल मैंने वहाँ पे सर्विस करी है गवर्नमेंट में, और चूँकि मेरा ननिहाल और मेरे फादर मदर, मेरे बच्चे सब यहीं पे हैं, इसलिए मैं गुजरात से यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। पिछले 5 साल से यहाँ पे हूँ। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमें, हमारे टाउनशिप में है ये, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और एक बहुत ही अच्छा हमने जो है यहाँ पे ज्ञान लिया, अनुभव लिया और आपका लेक्चर सुना। सर, आप जब बोल रहे थे तो बहुत सारे, जैसे जैसे आप आगे बोलते गए तो एक एक क्वेश्चन मेरे मन में खड़ा होता गया। मैं सोचता था कि अब ये मैं पूछूंगा, लेकिन गांधी जी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। गुजरात में रहा हूँ तो वैसे भी गांधी जी की आत्मकथा और उनकी बहुत सारी सत्य के प्रयोग और ये सब मैंने पढ़ी हुई है किताबें। जितने वो निखालस थे, वैसे ही निखालसता मैंने आज आप में देखी। बहुत बहुत आपको प्रणाम, धन्यवाद। हर चीज़ का आपने एकदम क्लियर वो किया है, एकदम क्लियर। जो आपकी कमियां हैं, आगे आपकी क्या राह है, कितनी आपके हर्डल्स हैं, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती थी कि अब मैं ये पूछूंगा, तो उसका उत्तर मुझे जो है क्रमशः आगे मिलता गया। अब जो मेरे दिमाग में एक चीज़ है, आजकल की जो हमारे समाज की जो स्थिति है, सामाजिक कह लो
इकोनॉमिकल कह लो, धार्मिक कह लो, पारिवारिक कह लो, जो आप बातें कर रहे हैं वो तो हमने बचपन में बहुत सुनी। जब हम छोटे थे तो गांधी जी मेन हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भी बहुत सारे जो अपने देश के महान विभूतियाँ रह गई है वो सब थी। लेकिन मेरा जो प्रश्न है, जो मैंने बोला कि आज के संदर्भ में जो स्थितियां हैं, जो मैंने 3-4 आपको वो बताया कि सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक और जो मॉडर्नाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उन परिस्थितियों में आगे गांधी जी और ये जो आपका काम है इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये ज़रा मुझे समझाएं। थैंक यू वेरी मच। असल में ये सवाल जब से ये गांधी 150 वर्ष का था और एक तरह से होड़ लग गई थी किसी गांधीवादी को बुलाने का, और गांधी जी की प्रासंगिकता उनके जाने के 150 वर्ष बाद में के प्रश्न उठाने का, तो मैं उसका उत्तर दूं पर उसके पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि ये गांधी जी के लिए क्यों जरूरी है कि वो आज प्रासंगिक हों। उनका काल गया, यह हमारा काल है, और अगर हम प्रासंगिक नहीं हैं तो हम 150 साल पहले पैदा हुए उस आदमी का जिसने अपनी प्रासंगिकता को अपने जीवन काल में स्पष्ट कर दिया है। कैसे हम ये सवाल पूछ सकते हैं? ये प्रश्न एक तरह का बहाना है न काम करने का। गांधी जी के बारे में सिर्फ एक ही बात है, कहाँ से जब हम फिल्म देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें एक रेल के डिब्बे से जिसका टिकट उनके पास में था, जिसमें बैठने के लिए अधिकृत थे, एक दूसरे देश में जिसका राजा वही था जो हमारा भी था, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, उनका सामान भी फेंक दिया। और उस आदमी के मन में ये विचार नहीं आया कि मैं इनको सू करूँगा, मैं रिफंड मांगूंगा, मैं इस आदमी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करूँगा। उनके मन में, उनकी आत्मकथा में लिखा है, ये विचार आया कि अंततः ऐसी मनुष्यता बने जिसमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार न हो, और उसके लिए फिर वो जीवन भर जो ये बात चलती है कि वो हमारे आज़ादी के मसीहा थे और उन्होंने आज़ादी का आंदोलन का नेतृत्व किया, वो गलत है। पूरा जीवन अगर आप ध्यान से देखें तो उस आदमी ने बेहतर मनुष्य बनाने के लिए बिताया है। जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने लिखा है कि हम भारतीय उस समय खाली हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जो परेशानी थी वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि अंग्रेज लोग हम पे राज्य कर रहे थे, उसमें इसलिए भी थी कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में हर वक्त कमज़ोर व्यक्ति का शोषण और भयंकर अत्याचार हो रहा था। गंदगी का साम्राज्य था। हम एक निहायत दूसरी दुनिया के मुद्दे से देखें तो अजीब से देश थे, और उन्होंने एक साल सारे हिंदुस्तान में घूम करके देखा, और फिर उन्होंने जो दस्तावेज बनाया है वो है सोवियन सोशल सिंस, 7 सामाजिक पातक। मैं 7 को 7 नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए नेट पर से। लेकिन उसमें एक था एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर और दूसरा था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। क्या आज हम मुक्त हो गए हैं? क्या हम पूर्णतः कह सकते हैं कि ये 2 पातक भी हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? तो जो विचार उनके मन में उस समय आया था कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें ये सब न हो, और आप अगर ध्यान से उनके बारे में पढ़ेंगे, जो मुश्किल है वो ये है कि हम नहीं पढ़ रहे, हम प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन हम नहीं पढ़ रहे। तो हर चीज़ उपलब्ध है। उन्होंने आते से ही आश्रम पद्धति, पहले से दक्षिण अफ्रीका में आश्रम तैयार किए जहाँ पे उदाहरण से लोगों को प्रेरित किया। उदाहरण से जो काम वो खुद करते थे वो दूसरों को करने के लिए कहते थे। यहाँ जब आए तो जो काम वो खुद करते थे उनको करने के लिए कहते थे। आपके पास इस प्रश्न के जवाब के बारे में आपसे नील का मैंने आपको बताया, चंपारण में जो उदाहरण हुआ था, तो चंपारण में क्या हुआ था? चंपारण दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि इस आदमी ने दक्षिण में बड़ा कमाल कर दिया है। हम हिंदुस्तानी लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इसने वहाँ किया हुआ तो इसी से करवा लेना, हम क्यों करें? तो ये जो प्रश्न है प्रासंगिकता का, वो उससे जुड़ा हुआ
तो एक सज्जन राजकुमार शुक्ल कलकत्ता में गांधी से मिले कि बिहार में चंपारण में लोगों की बड़ा शोषण हो रहा है, अंग्रेज लोग उनका शोषण कर रहे हैं, नील वाले। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। और फिर वो गए 2-3 महीने बाद जब उनको वक्त मिला। और फिर जब वो गए तो जिन्होंने उनको बुलाया था वो थे नहीं वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा मैं आ तो गया हूँ, तो मुझे तो काम करना है। तो उन्होंने एक स्थानीय वकील को नियुक्त किया जो वहाँ की भाषा जानते थे। गांधी जी नहीं जानते थे बिहारी भाषा। तो उनको कहा आप चलिए। तो उन्होंने कहा थोड़ा मेरा चार्ज लगे, उनका दे देंगे। तो उनको लेकर के वहाँ पहुँचे चंपारण, वहाँ काम शुरू किया। 2 दिन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनका नाम था धरणीधर बाबू। तो धरणीधर बाबू ने लिखा है कि मैं गया, उनको जेल ले गए थे। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने पत्र लिखवाए कि वाइसराय को भेज दो, और भी सारे पत्र लिखवाए। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो आपके लिए आया था, आप जेल जा रहे तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम जो ठीक समझो। तो उन्होंने कहा मैं घर जाता हूं। तो वो घर चले। और फिर उनके मन में विचार आया बस में बैठे बैठे कि ये गुजराती आदमी यहाँ की भाषा नहीं जानता है, दक्षिण अफ्रीका से आया था, कलकत्ता में किसी को मिला, जिसको मिलने आया था वो यहाँ था नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ करके उन लोगों की समस्याओं का सुलझाव कर रहा है जिनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और मैं यहाँ का रहने वाला, इनकी भाषा बोलने वाला, मेरे ये लोग, इनका काम छोड़ के मैं वापस जा रहा हूँ पटना। फिर वो उतरे और फिर उन्होंने उतर करके उस पूरे आंदोलन को, जब तक गांधी जी फिर से न छूट गए, संबल दिया। अगर आप ये कर सकते हैं तो गांधी जी प्रासंगिक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गांधी जी में प्रासंगिक ढूंढने का कोई औचित्य नहीं है। नमस्कार। धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। मैं हमारे गोयल चैरिटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र गोयल से निवेदन करूंगा कि वे इस जो आज का कार्यक्रम है इसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। उसके पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के कुछ प्रकाशन हैं, कुछ साहित्य हैं जो बाहर रखे हुए हैं, आप उनका अवलोकन करें और जो भी उस पर चाहें उसको खरीद सकते हैं। यहाँ बाहर ही इन्होंने कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट से डिस्प्ले किया हुआ है। कार्यक्रम के अंत में हमने यहाँ पर स्वल्पाहार का भी आयोजन किया है, तो कृपया कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात स्वल्पाहार अवश्य ग्रहण कर अनुग्रहित करें। मैं राजेंद्र गोयल से निवेदन करूँगा कि हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर्वप्रथम डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी अत्यंत रोचक और विशिष्ट भाव में इन्होंने कस्तूरबा ग्राम और उसके संबंधित हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर आदरणीय सरोज कुमार जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एडवोकेट समाज सेवी श्री अनिल त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब इस कार्यक्रम के समापन के लिए एक औपचारिकता आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे प्रोफेसर R.K. व्यास साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधार कर औपचारिकता प्रदान करें। धन्यवाद अभिमन्यु शुक्ला जी इस अवसर प्रदान करने के लिए। आप सब लोगों ने बड़ा सारगर्भित प्रस्तुति यहाँ देखी आज। मैं थोड़ा सा इंदौर वासियों से एक शिकायत के रूप में ही बोलूँगा कि हम लोग कुछ चीज़ों में थोड़ी कमी रखते हैं। एक तो ये कि जब बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो हम ताली बजाने से भी वंचित रह जाते हैं। तो कृपया इसमें तो कंजूसी न करें, क्योंकि इसमें कुछ देना लेना नहीं पड़ता। ये ताली आपके लिए बज रही
और दूसरा ये कि हम इंदौर वाले अपनी ही चीज़ों को थोड़ा कम आंकते हैं, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना तो मुझे कहा जाता है कि इंदौर में क्या खास है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या खास है इंदौर में। तब वही लोग मुझे बताते हैं कि इंदौर जो है भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, साफ सुथरी सिटी है। तालियां। और दूसरा ये कि मैं मेरे एक बड़े प्रिय साथी कुट्टी मेनन जी को आज याद करता हूँ, जिनके साथ मैं बहुत बार कस्तूरबा ग्राम गया, क्योंकि मैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद का सदस्य रहा और वो भी सदस्य रहे। तो पद्मश्री कुट्टी साहब मेरे को कई बार वहाँ ले गए, पर मुझे फिर इंदौर होने का सौभाग्य था मेरे पास में, तो मैंने फिर उसको बड़ा कम आंका कि एक कॉलेज है, एक फार्म हाउस है, कुछ बना दिया है, कुछ है, पर समझ नहीं पाया था। पर मैं आज डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आज जो प्रस्तुति आपने की उससे मुझे मालूम पड़ा कि ये तो एक ऐसी चीज़ हमारे पास में है जो शायद साबरमती के गांधी सेवाग्राम से भी ऊंची है। पर इसका विशिष्ट भाग ये है कि इंदौर में है। हम सब इंदौर वासियों को इसमें ज़रूर मदद करनी चाहिए, हम सबको जाना चाहिए वहाँ पर। और आज मुझे लगा कि इतनी विचित्र और चित्र वाली प्रस्तुति, ये खंडवा ग्राम में जो बाईपास है, खंडवा रोड बाईपास है, उसके वहीं पर आप किसी से भी पूछ लीजिए कस्तूरबा ग्राम, वो आपको बता देंगे, तो पते का तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डॉक्टर करुणाकर वहीं के हैं, बिल्कुल कोई ना कोई तो मिलेगा, आप चिंता मत करिए। और इंदौर वालों को ये मतलब खुशी होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास राजवाड़ा है, ऐसा हमारे पास कस्तूरबा ग्राम है। और ये साबरमती से भी ऊंचा है, क्योंकि साबरमती का नाम तो गांधी सेवाग्राम से है, ये तो कस्तूरबा है साक्षात। यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ अन्नपूर्णा है, यहाँ सभी है आपके पास में, तो आप बिल्कुल जाइएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बड़े भाई को पहले लिया, और चूँकि ये अवसर सिर्फ आभार प्रदर्शन का होता है, और चूँकि मैं एक टीचर रहा तो माइक छोड़ने से ज़्यादा डरता हूँ, माइक का उपयोग कर लेता हूँ। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस अनोखी चीज़ से हमको परिचय करवाया। और इंदौर वाले अब आपका पूरा सहयोग भी करेंगे, और मुझे आशा है। दूसरा हमारे जो आभार के लायक है कि आप इतने बिजी उसमें आए यहाँ पर, और सरदार पटेल की डॉक्यूमेंट्री देख के हम रियली रोमांचित थे, क्योंकि वो एक प्रेरणा पुरुष है। बड़ा रोमांच हो रहा था जब वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे कि सरदार पटेल हमारे सामने साक्षात है। और बहुत साधुवाद। और दूसरा साधुवाद ये आपको कि आप सब लोगों को लेके आए, क्योंकि बच्चों को हम लोग क्लासरूम में देखते हैं, बहुत दिन हो गए, तो आज सब लोग आए हैं विद्यार्थी लोग, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत सही जिसको बोलते हैं ना शेल्टर में हैं आप लोग,
और आप लोगों की सबकी उन्नति की मैं कामना करता हूँ। एक उसका एविडेंस मैं भी हूँ कि हाँ कन्फ्यूजन होता है, पर वो कन्फ्यूजन आपके जब विचार चल रहे थे तो बहुत क्लियर हुआ कि जो सफलता है वो परा है, परावेक्षण की चीज। जो सामने वाला देखता है वो सफलता असफलता, कि सफलता और असफलता की कुंजी जो है या मार्किंग जो है वो सामने जो आपका संसार है वो करता है कि आप सफल है कि असफल। पर सार्थकता जो होती है किया है वो सार्थक हुआ है कि नहीं, उसके लिए बाहर का परावीक्षण जरूरी नहीं है, परीक्षा जरूरी नहीं है, उसके लिए आत्मचिंतन जरूरी है। काम कर रहा है वो सही हो रहा है कि तो उसका मानक जो है ना